वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे मेटल कार्बोनिल्स के बारे में और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं और मेटल कार्बोनिल में जो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है या कहूँ मेटल और कार्बोनिल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो किस तरीके से बनता है, क्या नेचर होती है और सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में हमने देखा था। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। हमने कल लो न्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस यानी LNCC और हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस यानी HNCC के बारे में भी देखा था। लो न्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही मेटल सेंटर होता है और हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियस यानी नंबर ऑफ मेटल्स उसके अंदर ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ मेटल्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो लो न्यूक्लियर के अंदर आएगा आपका FeCO5, VCO6, CrCO6, ये क्या आएंगे? लो न्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस में आएंगे। हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा? ज्यादा मेटल एटम होंगे, लाइक Fe2CO9, Fe3CO12, CO2CO8, CO4CO12, इस तरीके के जो है वो हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस में आएंगे। तो आज हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर्स की। सबसे पहले लेते हैं मोनोन्यूक्लियर। लो न्यूक्लियर के अंदर कौन सा? मोनोन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर का मतलब है जिसके अंदर क्या होगा? एक ही मेटल एटम होगा। मोनोन्यूक्लियर का एग्जांपल जैसे हमने बात की FeCO5, तो FeCO5 जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो, जितने भी इसके अंदर कार्बोनिल हैं वो एक ही मेटल से जुड़े हैं, यानी सेंट्रल एटम इसके अंदर क्या है? सिर्फ एक है। जब सेंट्रल एटम एक होगा तो जैसे आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह पढ़ी है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसी तरीके से कि कितना कोऑर्डिनेशन है इसका, तो उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितने एटम होंगे उसके हिसाब से ज्योमेट्री डिसाइड होगी। 5 अगर कार्बोनिल जुड़ रहे हैं आयरन से तो ये बनाएगा TBP ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। आयरन, कार्बोनिल, 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 कार्बोनिल और कार्बोनिल, ये हो गया FeCO5। CrCO6 की बात करें तो CrCO6 के अंदर क्या होगा? 6 कार्बोनिल जुड़े हुए हैं किससे? क्रोमियम से। तो ये कैसा बनाएगा? ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट कैसे? क्रोमियम, यहां कार्बोनिल, यहां कार्बोनिल, यहां कार्बोनिल, यहां कार्बोनिल, नीचे कार्बोनिल और ऊपर कार्बोनिल। तो इसका क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसके हिसाब से ये इस तरीके से। अगर मैं निकल टेट्रा कार्बोनाइल की बात करूं NiCO4, NiCO4 का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होता है, 4 कार्बोनिल होते हैं निकल के साथ। तो निकल टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कैसे? एक कार्बोनिल ऊपर और टेट्राहेड्रली इस तरीके से कार्बोनिल अरेंज होंगे। ये तो हो गया आपका मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस या फिर लो न्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस। अब हम बात करेंगे बाई न्यूक्लियर की। बाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या होगा? 2 मेटल एटम होंगे। बाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस, लाइक हमने बात की Fe2CO9 की। Fe2CO9 का मतलब है इसके अंदर 9 कार्बोनिल और 2 आयरन होंगे, लेकिन जब हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात की थी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में, वहां हमने ये देखा था कि सीधे सीधे इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंप्लीट होता नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेटल मेटल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, और इवन मेटल मेटल बॉन्ड क्या, इनके अंदर कार्बोनिल ब्रिजिंग फॉर्म में भी हो सकता है। हमने बात की थी कि जिस तरीके से ये कार्बोनिल अटैच है, मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बोनिल किसी और मेटल के साथ अटैच नहीं है, तो ये क्या है? टर्मिनल। ये कार्बोनिल क्या है? टर्मिनल कार्बोनिल। लेकिन अगर यही कार्बोनिल किन्हीं 2 मेटल के साथ एक साथ जुड़ा हुआ होता तो क्या होती? ब्रिजिंग होती। वो कौन सा होता? ब्रिजिंग कार्बोनिल।
तो इन बाई न्यूक्लियर और पॉली न्यूक्लियर के अंदर यानी हाई न्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर पॉसिबिलिटी है मेटल मेटल बॉन्ड के साथ साथ कार्बोनिल भी एज ए ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट हो। Fe2CO9 की अगर हम बात करें तो Fe2CO9 का स्ट्रक्चर है आयरन सिंगल बॉन्ड आयरन कार्बोनिल यहां पे और यहां पे, तीन कार्बोनिल दूसरे आयरन के ऊपर यहां पे और यहां पे, और तीन कार्बोनिल जो हैं दोनों आयरन के बीच में ब्रिजिंग भी कर रहे हैं। लाइक यहां भी कार्बोनिल और यहां भी कार्बोनिल। और ब्रिजिंग में ध्यान रखना, ये जो ब्रिजिंग है ये ऑक्सीजन के थ्रू नहीं है, उसी कार्बन के थ्रू ब्रिजिंग है। कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के थ्रू ब्रिजिंग है, सीधा ऑक्सीजन के थ्रू ब्रिजिंग नहीं है। तो ये तीन ब्रिजिंग हो गए, तीन यहां टर्मिनल, तीन यहां टर्मिनल, यहां तो पांच थे पांचों टर्मिनल, यहां छह थे छहों टर्मिनल, यहां चार थे चारों टर्मिनल, लेकिन यहां पे टोटल 9 के अंदर से तीन और तीन छह तो टर्मिनल, और ये तीन जो हैं ये ब्रिजिंग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं CO2CO8 का स्ट्रक्चर। CO2CO8, जो CO2CO8 है इसके अंदर क्या होगा, दो कोबाल्ट होंगे। अब कोबाल्ट के बीच में क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड। उसके बाद जो कार्बोनिल्स हैं वो इस तरीके से भी हो सकते हैं, लाइक एक एक कार्बोनिल, एक एक कोबाल्ट के ऊपर एक एक कार्बोनिल अटैच हो, चार चार कार्बोनिल अटैच हो। टोटल कितना हो गया, CO2CO8। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ सॉल्यूशन फेज का है, यानी सॉल्यूशन फेज के अंदर जो CO2CO8 है वो इस फॉर्म के अंदर रहता है। लेकिन सॉलिड स्टेट की मैं बात करूं तो सॉलिड स्टेट में ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, ये तो क्या था, सॉल्यूशन फेज। अब हम सॉलिड फेज की बात करें, CO2CO8, तो कोबाल्ट तीन तीन कार्बोनिल तो ऐसे ही अटैच रहेंगे, तीन तीन कार्बोनिल तो ऐसे ही अटैच रहेंगे, और जो दो कार्बोनिल हैं यानी एक कार्बोनिल इसका यहां से, एक कार्बोनिल इसका यहां से, ये क्या कर लेते हैं, ब्रिजिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी दो ब्रिजिंग हो जाएंगी, यहां पे CO, यहां पे CO, इस तरीके से ब्रिजिंग CO2CO8। यहां पे कितने हो गए, तीन और तीन छह तो टर्मिनल और दो ब्रिजिंग। यहां पे क्या थे, चार और चार आठों के आठों क्या थे, टर्मिनल थे। ये तो हमने की बाई न्यूक्लियर की भी बाई न्यूक्लियर में इस तरीके से होता है। हम एक बार देखते हैं पॉली न्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस को, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये ब्रिजिंग कैसे पता लगा। आपने देख लिया कैसे स्ट्रक्चर है, मैंने बना दिया, बट हमें कैसे पता चलता है कि ये ब्रिजिंग है कि टर्मिनल है, सॉल्यूशन फेज में ऐसे जाएगा, सॉलिड फेज में ऐसे जाएगा, उसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो पॉलीन्यूक्लियर हैं इनके स्ट्रक्चर कैसे कैसे होते हैं। तो थर्ड है पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस। पॉलीन्यूक्लियर में अगर हम ट्राई न्यूक्लियर की बात करें, जिनके अंदर तीन न्यूक्लियस हो, तीन मेटल एटम हो, Fe3CO12, Fe3CO12 जो है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। Fe3CO12 में क्या होता है, तीन आयरन है, सपोज आयरन 1, मैं आयरन को मेटल से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि मेरे को Fe ना लिखना पड़े, मैं क्या कर रहा हूं, मेटल लिख रहा हूं M। तीन आयरन है यानी तीन मेटल हैं, और इस तरीके से मेटल ट्रायंगुलर फॉर्म में, और जो ये मेटल है इनके ऊपर क्या लगेंगे, अब कार्बोनिल। तो एक मेटल के ऊपर कितने बांटे आएंगे, तीन आयरन है 12 कार्बोनिल है, तो एक के हिस्से कितने आएंगे, चार चार कार्बोनिल। तो चार कार्बोनिल एक मेटल के ऊपर। उसके बाद जो दो मेटल हैं उनमें से तीन तीन कार्बोनिल तो एज इट इज, तीन तीन कार्बोनिल तो
एज इट इज, और एक कार्बोनिल इसके हिस्से का इन दोनों के बीच में ब्रिजिंग करवाएगा, और एक कार्बोनिल इसके हिस्से का इन दोनों के बीच में ब्रिजिंग करवाएगा। यानी कि दो मेटल के पास तो क्या है, ब्रिजिंग है, और एक मेटल के पास कोई ब्रिजिंग वाला नहीं है। और टर्मिनल काउंट करते हैं, टर्मिनल यहां पे कितने हैं, 1 2 3 4 तो टर्मिनल यहां, 3 यहां, 7 और 3 10, 10 तो टर्मिनल हैं और 2 कितने हैं, ब्रिजिंग हैं। 10 टर्मिनल 2 ब्रिजिंग। जैसे जैसे आप किसी ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे, यानी आयरन के बाद क्या आता है, रुदीनियम, उसके नीचे ऑस्मियम। जैसे जैसे नीचे जाओगे, जो साइज है, इसका साइज छोटा था, इसका उससे बड़ा, इसका उससे बड़ा। जैसे जैसे नीचे जाओगे तो M3CO12, जैसे Fe3CO12 है, वैसे वैसे M3CO12 जो है उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। कैसे चेंजेस आएंगे, और अकेला यहां नहीं, जिस तरह हमने यहां पे बात की थी, उनके अंदर भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या आते हैं, ये देखो। जैसे जैसे मेटल का साइज बड़ा होगा, जब मेटल का साइज छोटा है, कार्बोनिल के अंदर तो किसके ऑर्बिटल जुड़े हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के। जिनका साइज छोटा है, जिनका साइज छोटा है, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनका साइज छोटा है, जब उनकी ओवरलैपिंग छोटे मेटल के ऑर्बिटल के साथ होती है, यानी छोटे ऑर्बिटल के साथ होती है, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है और ब्रिजिंग ठीक ठाक रहती है। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, अगर मैं ओस्मियम की बात करूं, तो ओस्मियम के केस में और रुदीनियम के केस में भी क्या होता है, मेटल का साइज बड़ा होने की वजह से कार्बोनिल की जो ओवरलैपिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। जब ओवरलैपिंग कमजोर होगी तो टर्मिनल वाला बॉन्ड तो बन जाएगा, लेकिन ब्रिजिंग नहीं हो पाएगी, इफेक्टिव ब्रिजिंग नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से ब्रिजिंग की बजाय जो M3CO12 है, यानी रुदीनियम 3CO12 और ओस्मियम 3CO12, इनके साथ क्या होता है, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो बिना ब्रिजिंग की होती है। लाइक मेटल मेटल मेटल, और इनके ऊपर हर एक के ऊपर कितने आएंगे, 4 कार्बोनिल आएंगे। 4 कार्बोनिल इस पे, 4 कार्बोनिल इस पे, 4 कार्बोनिल इस पे। तो बड़ा साइज हो गया तो ब्रिजिंग खत्म हो गई या ब्रिजिंग कमजोर हो गई। तो जो रुदीनियम और ओस्मियम के लिए ये स्ट्रक्चर बनेंगे। अब बात करते हैं टेट्रा न्यूक्लियर की। टेट्रा न्यूक्लियर यानी CO4 CO12 है, इरिडियम फॉर कार्बोनिल 12 भी हो सकता है, कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम। तो ये भी बनते हैं, लेकिन जो इनकी स्ट्रक्चर होगी और कोबाल्ट यानी CO4 CO12 की स्ट्रक्चर होगी, उसके अंदर भी ब्रिजिंग वाला ही डिफरेंस आएगा कि ब्रिजिंग कम होगी। देखते हैं उनके स्ट्रक्चर, देखते हैं। इसके अंदर कितने हैं, 4 4 8 और 4 12 टर्मिनल कितने हैं, 12 के 12 टर्मिनल हैं, और ब्रिजिंग क्या है, 0 है। अब देखते हैं हम टेट्रा न्यूक्लियर। टेट्रा न्यूक्लियर यानी कि CO4 CO12, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो 4 मेटल एटम हैं, वो क्या करते हैं, एक टेट्राहेड्रा बनाते हैं। टेट्राहेड्रा यानी कि यहां पे मेटल, यहां पे मेटल, यहां पे मेटल, यहां पे मेटल, ये मेटल आपकी तरफ आगे की तरफ है, और यहां पे हर एक मेटल का आपस में क्या होगा, एक दूसरे के साथ बॉन्ड होगा। ये जो प्लस बन गया, क्रॉस बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि यहां बीच में कुछ और है, बस मैंने इस मेटल के इससे बॉन्ड को दिखाया है और इस मेटल से इसके बॉन्ड को दिखाया है। ठीक है, ये कुछ ऐसे है जैसे
अमोनिया में होता है, यहां पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और उनके बीच में भी अगर बॉन्ड होता तो इस तरीके से है। ये बॉन्ड बिल्कुल पीछे से है, ये बॉन्ड यहां, मेटल यहां आ गया और एक मेटल का ऊपर वाली मेटल से ये बॉन्ड बन गया, यानी यहां पे चार क्या है, मेटल है। अब जो मेटल्स का अरेंजमेंट रहेगा वो तो एज इट इज रहेगा, चाहे कोबाल्ट जैसा छोटा हो या फिर इरिडियम जैसा बड़ा मेटल हो, ठीक है। अब रह गई कार्बोनिल्स की बात। जो कार्बोनिल हैं वो कोबाल्ट के अंदर एक मेटल के ऊपर तो तीन कार्बोनिल अटैच होंगे, एक मेटल पे कितने, तीन कार्बोनिल अटैच होंगे टर्मिनल वाले, और बाकी तीन के ऊपर दो दो टर्मिनल अटैच होंगे, दो दो टर्मिनल, ये हो गया टर्मिनल। अब कितने कार्बोनिल थे इसके अंदर, 12 थे, 12 में से 3, 2 5, 2 7 और 2 9 को हमने अटैच किया, कितने रह गए, 3 रह गए। 3 क्या करेंगे, इस मेटल से इस मेटल के बीच में यहां ब्रिजिंग करेंगे, इस मेटल से इस मेटल के बीच में यहां ब्रिजिंग करेंगे, और इस मेटल और इस मेटल के बीच में यहां पीछे ब्रिजिंग करेंगे, यानी ये वाला कार्बोनिल पीछे की तरफ है, ये यहां इस तरफ और ये वाला इस तरफ। तीनों नीचे वालों के ऊपर तो क्या है, ब्रिजिंग है कार्बोनिल्स की, ऊपर वाले के साथ ब्रिजिंग नहीं है, ऊपर वाले के साथ 3 टर्मिनल हैं, इनके साथ 2 2 टर्मिनल हैं। तो यहां टर्मिनल वाले कितने हो गए, 3, 2 5, 2 7 और 2 9, और ब्रिजिंग वाले कितने हो गए, 1 2 और 1 3, तो 3 ब्रिजिंग 9 टर्मिनल। अगर हायर की बात करें, यानी कि कोबाल्ट की बजाय अगर इरिडियम 4 CO12 हो, तो उसके अंदर ये वाली ब्रिजिंग नहीं होगी, और क्योंकि 3 मेटल क्या कर रहे हैं, ब्रिजिंग कर रहे हैं, 3 मेटल क्या कर रहे हैं, यहां पे ब्रिजिंग करवा रहे हैं, तो 3 मेटल अगर इनमें से एक एक को एक एक कार्बोनिल ट्रांसफर हो जाता है, सपोज इसको ये कार्बोनिल ट्रांसफर हो जाए, इसको ये कार्बोनिल ट्रांसफर हो जाए, और इसको ये कार्बोनिल ट्रांसफर हो जाए, यानी कि इन तीनों के हिस्से क्या आएंगे, 3 3 कार्बोनिल आ जाएंगे, बस ब्रिजिंग नहीं होगी, सारे कितने हो जाएंगे, टर्मिनल, यानी टर्मिनल 12 के 12 टर्मिनल हो जाएंगे यहां पे कार्बोनिल, एक भी ब्रिजिंग नहीं बचेगा। कब, जब मेटल का साइज बढ़ जाएगा, यानी मेटल का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, कोबाल्ट रोडियम इरिडियम, उसी वे में जो मेटल की कार्बोनिल से ओवरलैपिंग है ब्रिजिंग वाली, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और ब्रिजिंग खत्म हो जाएगी, सब टर्मिनल पे अटैच होंगे। लेकिन जो अभी तक हमने बात की है इनके स्ट्रक्चर की, यहां तक तो ठीक है, बट कैसे पता लगेगा कि इतने टर्मिनल हैं, इतने ब्रिजिंग है, कौन सा टर्मिनल है, कितनों के बीच में टर्मिनल बन रहा है, 2 के बीच में टर्मिनल है कि 2 के बीच में ब्रिजिंग है कि 3 के बीच में ब्रिजिंग है, ये चीजें कैसे पता लगेंगी। देखो, जो कार्बोनिल है उसके अंदर C ट्रिपल बॉन्ड O होता है, मैं बात कर रहा हूं जब तक उसने बॉन्डिंग नहीं की किसी और के साथ, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड जो C ट्रिपल बॉन्ड O है, इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, कौन सी, IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, IR रीजन के अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देता है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इस तरीके से कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो स्ट्रेच एंड रिलैक्स होता है। तो ये जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, IR स्पेक्ट्रा देखें अगर कार्बोनिल का, तो उसकी वैल्यू आती है फ्रीक्वेंसी की 2143, 2143 सेंटीमीटर इनवर्स, 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। और बाकी जो लिगेंड हम यहां पे पढ़ रहे हैं या फिर मेटल कार्बोनिल में बात करें, बाकी बॉन्ड की किसी की फ्रीक्वेंसी इसके आसपास नहीं है। दूसरा, ये बहुत ही इंटेंस पीक देता है, काफी ज्यादा इंटेंसिटी होती है, हम वहां पे जो नॉइज है उससे इसको अलग अलग आराम से देख पाते हैं, कोई इश्यू नहीं आता। तो ये बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे जाता है IR स्पेक्ट्रा में। तो हम क्या करते हैं, मेटल कार्बोनिल्स का, जितने भी मेटल कार्बोनिल हैं, स्ट्रक्चर निकालने के लिए क्या करते हैं, उनका IR स्पेक्ट्रा ले लेते हैं।
अगर फ्री कार्बोनिल की जो आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 2143 सेंटीमीटर इनवर्स है, और आईआर की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी आएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर द रूट के अपॉन म्यू, जहां के है फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट किसका? जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, फोर्स कांस्टेंट, और म्यू है रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास किसका रहेगा? कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है तो कार्बन ऑक्सीजन का रिड्यूस्ड मास रहेगा। अब अगर कोई भी सर्कमस्टांस में चेंज आते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में फर्क आता है, ओवरलैपिंग में फर्क आता है, किसी भी तरीके से अगर ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होता है कि स्ट्रॉन्ग होता है, वो हमें उसकी आईआर फ्रीक्वेंसी से पता लग जाएगा। अगर इस फ्रीक्वेंसी से चेंज आता है मतलब आपकी जो बॉन्डिंग है वो किस तरीके की हो रही है, कितनी अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, कितनी कमजोर बॉन्डिंग हो रही है, इस कार्बोनिल की आगे मेटल से वो पता लग जाएगा। तो के यहां पे फोर्स कांस्टेंट, म्यू, रिड्यूस मास। अब कैसे कैसे चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। जो सीओ की फ्रीक्वेंसी है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स, जब भी मेटल सिंगल बॉन्ड बनाती है यानी टर्मिनल कार्बोनिल होता है, उसके केस में जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो होती है 2150 से लेके 1850 सेंटीमीटर इनवर्स। 2150 से लेके 1850 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर जो कार्बोनिल है वो दो के बीच में ब्रिजिंग कर रही है, लाइक ये मेटल हो गया, ये मेटल, और यहां कार्बोनिल है ऐसे, ये वाली ब्रिजिंग है, उस केस में होता है 1850 से लेके 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर तीन के बीच में ब्रिजिंग है, तीन के बीच में ब्रिजिंग कैसे? एक मेटल ये, एक मेटल ये, एक मेटल ये, और जो कार्बोनिल है वो क्या कर रहा है? इन तीनों को ब्रिज कर रहा है। तीनों को क्या कर रहा है? ब्रिज कर रहा है। तो ट्रिपल ब्रिजिंग के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1750 से लेके 1620, कई बार 1610 तक ही पहुंच जाता है, तो 1620 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमने जो रीजन दिया है इतने सेंटीमीटर से इतने सेंटीमीटर इनवर्स तक का, ये अप्रोक्सीमेट है। एग्जैक्टली तो हर एक कॉम्प्लेक्स के लिए अलग अलग होगा, हां इन बिटवीन द रेंज ये लाई करेगा, इसी रेंज के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लाई करेगी। अगर मैं कह रहा हूं कि जब ट्रिपल ब्रिजिंग हो रही है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, डबल ब्रिजिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा है, और सिंगल ब्रिजिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी उनसे भी ज्यादा है, लेकिन इन सभी की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 2143 सेंटीमीटर इनवर्स से क्या है? कम है। इससे क्या है? कम है। यानी कि जब भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब ये बॉन्डिंग करना लगता है मेटल के साथ तो ये बॉन्ड क्या होना शुरू हो जाता है? वीक होना स्टार्ट हो जाता है। ये बॉन्ड वीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो वीक क्यों होता है वो देखते हैं, क्योंकि इसने तो क्या किया है, कार्बन ने तो क्या किया है, अपना लोन पेयर ही डोनेट किया है। और जब कोई लोन पेयर डोनेट करता है तो इस बॉन्डिंग पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था ज्यादा। भाई इस बॉन्डिंग पे क्यों फर्क पड़ा? अगर इसके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ कोई इंटरफेरेंस होता है तभी इस बॉन्डिंग पे फर्क पड़ेगा, वरना फ्री इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का अगर चला भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कार्बन के पास तो ये है ही, शेयरिंग तो कर ही रहा है। यानी कि इसके जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इसके साथ जो मेटल की इंटरेक्शन होगी वो इसकी आईआर फ्रीक्वेंसी के ऊपर इफेक्ट डालेगी। अब देखते हैं कि सिंगल ब्रिजिंग या फिर अब कैसे पता लगा कि कौन सा ब्रिजिंग है कौन सा ब्रिजिंग नहीं है। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं, इस कॉम्प्लेक्स में 10 तो टर्मिनल हैं और 2 ब्रिजिंग हैं। ये ब्रिजिंग, ये ब्रिजिंग, ये 3 और ये 4, ये क्या है? टर्मिनल हैं। टर्मिनल के लिए जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 1850 से 2150 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में,
और जो ब्रीजिंग है दो के बीच में ब्रीजिंग कर रहा है, दो के बीच में ब्रीजिंग कर रहा है, इन दो मेटल के बीच में यहां ब्रीजिंग कर रहा है, इन दो मेटल के बीच में यहां ब्रीजिंग कर रहा है, उससे केस में आएगी 1750 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा, आयरन वाले को छोड़ के रुदीनियम या फिर ओस्मियम वाले कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा, कार्बोनाइल की बात करूंगा, इसमें कोई भी ब्रिजिंग नहीं है, सारे ही टर्मिनल हैं, तो इस रेंज में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, इस रेंज में ही पीक आएगी। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं आईआर स्पेक्ट्रा को देख के कि किसमें ब्रिजिंग हुई है, किसमें नहीं हुई है, किसमें अफेक्टिव ब्रिजिंग है, किसमें इनइफेक्टिव ब्रिजिंग है, ये चीजें हम यहां पे पता लगा सकते हैं। अब एक और चीज कि जो आईआर फ्रीक्वेंसी है या फिर मैं कहूं कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये कितना वीक होगा? जितना मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जितना मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो हम ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी में चेंज के हिसाब से हम क्या क्या समझेंगे मेटल कार्बन बॉन्ड के बारे में। फ्रीक्वेंसी में चेंज के हिसाब से मेटल कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ का भी पता लगेगा। कैसे, देखते हैं। देखो, जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है स्ट्रेंथ के ऊपर, 1/2 पाई अंडर द रूट के अपॉन म्यू। अब हमने बात की थी कल किसकी? सिनर्जिक बॉन्डिंग की। सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या था? मेटल को जो कार्बोनिल है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और मेटल फिर अपने डी ऑर्बिटल से क्या कर रहा है? ओवरलैपिंग कर रहा है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर। एंटी बॉन्डिंग के अंदर यहां पे डोनेट करेगा, तो ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड था ये कम होता होता डबल बॉन्ड तक पहुंच जाएगा, डबल बॉन्ड तक पहुंच जाएगा, यानी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी कार्बन ऑक्सीजन की। तो अगर मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रोंग होगा, जितना ज्यादा मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रोंग होगा उतना कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो वीक होगा। जितना मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक होगा। अगर सीओ की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी वीक होने पे क्या हो जाएगी? सीओ की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। सीओ की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होएगी, इसका मतलब क्या है कि मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। जब ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो ये वीक हो जाता है। क्यों? कार्बन ने इससे बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, मेटल को लगा तेरे पास तो एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इसको फर्दर डोनेट करेगा। फर्दर डोनेट करेगा तो यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, और यहां पे क्योंकि पाई एंटी बॉन्डिंग के अंदर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्या कर रहा है? इसके पाई एंटी बॉन्डिंग में दे रहा है, तो इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर सीओ की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सीओ की फ्रीक्वेंसी क्या है? इंक्रीज करती है या फिर ज्यादा है, तो उस केस में सीओ बॉन्ड जो है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग होगा का उसका मतलब क्या निकलेगा? उसका मतलब निकलेगा कि मेटल कार्बन जो बॉन्ड है वो क्या है? वीक है। मेटल कार्बन बॉन्ड क्या है? वीक है। तो सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से हम मेटल कार्बन के बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है उसका भी पता लगा सकते हैं, किसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, किसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। और सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे कौन इफेक्ट डालेगा? जितना मेटल अच्छे से यहां ओवरलैपिंग करेगा उतना ज्यादा सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती जाएगी। किस केस में हो सकता है? एक तो मेटल के ऊपर क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज यानी कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे वनेडियम CO6, इसके लिए जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, इसके लिए जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है ये है अप्रोक्सीमेटली 2004 सेंटीमीटर इनवर्स। न्यूट्रल है तब
अगर इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज हो, अगर इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज हो, मेटल पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया, जितना नेगेटिव चार्ज मेटल पे होगा इसकी बैक डोनेशन ज्यादा अच्छी होगी, जितनी ज्यादा बैक डोनेशन होगी उतना ही यहां वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग और यहां वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा। जितना ये बॉन्ड वीक होगा फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, 1850 सेंटीमीटर इनवर्स के नजदीक चली जाएगी। यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। किस वजह से, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने से। जितना मेटल पे नेगेटिव चार्ज आएगा उतनी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है किसकी, जो कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी। किसकी कम होगी, जिसके अंदर मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इसका लिए क्या है, मेटल कार्बन का बॉन्ड तो ज्यादा अच्छा होगा लेकिन कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी जो है स्ट्रेचिंग की वो भी कम हो जाएगी। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ये वाली फ्रीक्वेंसी कम और ये वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा देगा। ऐसे ही FeCO5 है, उसके लिए जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो अप्रोक्सीमेटली 2020 सेंटीमीटर इनवर्स है, अप्रोक्सीमेटली। जब इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा, -2 चार्ज आ जाएगा तो ये 1830 सेंटीमीटर के करीबन करीबन पहुंच जाएगा। यानी कि जितना मेटल पे नेगेटिव चार्ज होगा उतनी इफेक्टिव बैक डोनेशन, जितनी इफेक्टिव बैक डोनेशन उतना वीक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, जितना वीक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड उतनी ही कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। एक और कि अगर मेटल के ऊपर सारे ही कार्बोनिल लगे हैं, लाइक हमने FeCO5 की बात की, VCO6 की बात की, ठीक है, और CO2 CO8 की बात करते थे हम थोड़ी देर पहले हमने देखा था, तो इनके अंदर क्या होता है, सारे ही कार्बोनिल हैं। मेटल एक या दो, उतने ही मेटल अगर ज्यादा कार्बोनिल्स के साथ ये वाली बैक डोनेशन करें तो हर कार्बोनिल के हिस्से थोड़ी थोड़ी बैक डोनेशन आएगी। लेकिन सपोज करो कोई ऐसा लिगेंड अटैच कर रखा एक मेटल से, लाइक FeCO5 की बजाय FeCO NH3 4 टाइम्स, यानी 4 अमोनिया लगे हों और एक कार्बोनिल लगा हो, उस केस में क्या होगा, 4 अमोनिया एक कार्बोनिल, अमोनिया तो बैक डोनेशन लेगा नहीं, कार्बोनिल को बैक डोनेशन लेनी है। पहले जो ये डोनेशन कर रहा था, बैक डोनेशन कर रहा था, ये किसको थी, 5 कार्बोनिल को थी, 5 हिस्से में बट रही थी। अब जो बैक डोनेशन होगी किसको होगी, सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल को होगी। तो उन केसेस के अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा बैक डोनेशन दिखा देगा एक ही कार्बोनिल से और उसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा डाउन कर देगा, काफी ज्यादा डाउन कर देगा। तो इस वे में हम समझ सकते हैं कि मेटल और कार्बोनिल के अंदर जो IR फ्रीक्वेंसी है वो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को बताते बताते मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी एक्सप्लेन कर देती है, क्योंकि यहां पे जो बॉन्डिंग है वो सिनर्जिक बॉन्डिंग है, और सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या है, सेल्फ स्ट्रेंथनिंग होती है। अगर ये बॉन्ड वीक हो रहा है तो ये स्ट्रांग हो रहा होगा, ये बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है तो ये वीक हो रहा होगा, ये अंडरस्टूड है। That's all about metal carbonyls.